नमस्कार साथियों। कल हमने ये देख लिया था कि किस तरीके से पुर्तगाल के लोग भारत में आते हैं और भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज करते हैं। वो दक्षिण अफ्रीका के निचले हिस्से से, यानी कि जिसको बार्थोलोमो डियाज ने केप ऑफ गुड होप यानी कि आशा अंतरीप नाम दिया था, उसी रास्ते से होकर के आते हैं और भारत से मई 1498 ईस्वी में भारत में पहुंचते हैं कालीकट में, जहां का राजा जमोरिन होता है। जमोरिन किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ध्यान रखने की बात है यहाँ पे। जमोरिन एक वंशावली का नाम है, एक वंशक्रम का नाम है जमोरिन, टाइटल का नाम है जमोरिन। तो वहाँ जमोरिनों का राज्य चलता था, तो जमोरिनों के यहाँ ये पहुँचे और जमोरिन ने इनका स्वागत किया। जब ये भारत पहुँचे वास्को डी गामा साहब, तो भारत की स्थिति जो थी वो अति विचित्र थी। मैंने इस पे थोड़ी सी चर्चा पिछले वाले वीडियो में कर रखी है, आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। दक्षिणी भारत के बीचों बीच से ऊपर वाले हिस्से में बहमनी साम्राज्य था और बहमनी साम्राज्य लगभग टूटने के मूड में आ चुका था। वो आजकल उसका चल रहा था, बस वो स्वतंत्र होना बाकी था। बहमनी साम्राज्य बाद में स्वतंत्र हुआ और इसमें से 5 राज्य निकले। एक गोलकुंडा निकला, एक बरार निकला, एक बीदर निकला, एक अहमदनगर निकला और एक बीजापुर निकला। ये लगभग स्वतंत्र हो ही गए थे, यूं मान के चलिए, बस एक फेडरेशन टाइप में रह रहे थे साथ में। कब आजाद हो जाएं इसका कोई ठिकाना नहीं, और ये जल्द आजाद हो ही गए। 1513 के आसपास में जाते जाते ये आजाद हो गए। लेकिन जब पुर्तगाल से वास्को डी गामा साहब आए तो उस समय तक ये आजाद नहीं हुए थे। हाँ, एक बात जरूर थी कि बीजापुर के अंडर में, बीजापुर दक्षिणी वाला इलाका था। मैं एक बार मैप पे आपको बताता हूँ। ये वाला इलाका जो निचली हिस्सा है, यहाँ पे गोवा हुआ करता था, वर्तमान में भी गोवा यही है। तो ये सारा इलाका बीजापुर के अधीन आता था, बीजापुर के राज्य में ये सब होते थे। उन दिनों तक मराठा साम्राज्य का उदय नहीं हुआ था, आपको ध्यान रखने वाली बात ये है। तो यहाँ बीजापुर का राज्य हुआ करता था और बीजापुर के अंडर में ये गोवा हुआ करता था। आप नीचे वाली वीडियो में और स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। हाँ, ये देखिए गोवा है, ये अभी भी वर्तमान में गोवा यही है। और गोवा के ठीक ऊपर एक छोटा सा द्वीप है, अभी भी वो द्वीप है, जिसको हम सालसेट कहते हैं। सालसेट द्वीप पे ही मुंबई शहर बसा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। आप आगे वाली वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो आप मुंबई कहूँ या सालसेट कहूँ तो आप समझ जाइएगा कि वो सालसेट और मुंबई की ही बात हो रही है। तो वास्को डी गामा साहब पुर्तगाल से चल करके भारत आए। भारत में आए तो भारत की स्थिति जो थी वो अति विचित्र थी। यहाँ क्या था कि स्थानीय राजाओं में छोटे छोटे राजा, ऊपर में तो ऊपर वाला जो ये मैंने आपको बताया बहमनी साम्राज्य, ये 5 भागों में टूट रहे थे। लेकिन इसके ये जो लाइनिंग है, इसके जो नीचे वाला राज्य था उसका नाम था विजयनगर साम्राज्य, और विजयनगर साम्राज्य अपने चरम पे था। अब विजयनगर साम्राज्य के कॉर्नर में 2-3 छोटे छोटे साम्राज्य थे, जैसे मैंने कल बताया था आपको, कोच्चि वगैरह, ये सारे उधर ही थे। अब मैंने कल वाली वीडियो में भी ये चर्चा कर चुका हूं कि भारत में व्यापारी के स्ट्रक्चर कैसा था, भारत में किन किन लोगों का व्यापार था, ये मैं आपको बता चुका हूं। फिर भी मैं एक बार रिवील करता हूं कि किन किन लोगों का यहाँ व्यापार था। भारत की जो व्यापारी की स्थिति थी वो दक्षिण में चुलिया मुसलमान करते थे, और दूसरा गुजराती व्यापारी, और तीसरा अरब व्यापारी। सर्वाधिक जो भारत में दबदबा था वो अरबी व्यापारियों का था। अरबी व्यापारी खूब व्यापार करते थे भारत में, मतलब इतना व्यापार करते थे अरबी व्यापारी, आप ये समझ लीजिए कि ये सारा इलाका उन्होंने ढक रखा था और इस सारे इलाके से उनका व्यापार होता था। क्योंकि इसके 2 रीजन है। एक रीजन तो ये है कि इन इलाकों में दूसरा कोई आता ही नहीं था, विदेशों से कोई आता ही नहीं था। जैसे हम अगर इस वीडियो पे बात करें, इस वीडियो पे, तो जो भी इलाके से लोग आएंगे इधर अरबी कंट्री के ही लोग आएंगे ना, बाहर से तो कोई आएगा नहीं। बाहर से तो पहली बार, बाहर का मतलब यूरोपीय है, यूरोप से तो पहली बार, यूरोप की राजधानी लिस्बन से होते हुए, केप वर्डे होते हुए कोई व्यक्ति पहली बार भारत पहुंचा था और वो कोच्चि कालीकट आया था। तो उसको क्या अंदाजा था
इन अरबियों को क्या अंदाजा था कि कोई यूरोप से भी आ सकता है, क्योंकि ये इतना जानते थे, ये अरब वाले, ये टर्की वाले, कि ये जितने यूरोप वाले व्यापारी हैं ना, वो व्यापार इन्हीं के माध्यम से करते हैं, अरबियों के माध्यम से करते हैं, टर्कियों के माध्यम से करते हैं। इसीलिए ये अदन की खाड़ी से होकर के आते थे, लाल सागर से होकर के आते थे, और यही अरबी लोग भारत से सामान लेकर के जाते थे और एक दूसरे को आगे बेचते हुए, जैसे मैंने आपको कल बताया ही था कि ये मतलब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से बेचेगा, दूसरा व्यापारी यहाँ ला करके बेच देगा, ये व्यापारी यहाँ इटली में ला करके बेच देगा, इटली का व्यापारी यहाँ पुर्तगाल, स्पेन, लिस्बन में ला करके बेच देगा। और इसके बावजूद भी हर व्यापारी प्रॉफिट कमा रहा था। तो पुर्तगालियों के अंदर जब ये चीज़ की समझ हुई कि नहीं, हमें डायरेक्ट ही काम कर लेना चाहिए, तो उन्होंने इसी क्रम में पहली बार वास्को डी गामा को भारत भेजा तो उन्होंने पहले बार्थोलोमो डियाज को भी था, लेकिन बार्थोलो जी रास्ते से वापस लौट गए और बहुत तेज आंधी आ गई। तो इस आंधी की वजह से ये केप ऑफ गुड होप जो है यहाँ पे दक्षिण में, दक्षिण अफ्रीका के निचले हिस्से में है, यहाँ से ये वापस लौट करके चले गए। तो वहाँ का जो सम्राट था, पुर्तगाल का सम्राट था, हालांकि सिर्फ पुर्तगाल का नहीं है, अपितु उसके आसपास के जितने देश थे, जैसे स्पेन है, फ्रांस है, ये सारे के सारे खोजी में लगे हुए थे कि किसी भी तरीके से ढूंढा जाए, भारत का रास्ता ढूंढा जाए। सिर्फ भारत का रास्ता नहीं, अपितु ये इधर के पूरब के जितने देश थे, जैसे इंडोनेशिया वगैरह, इन सब का मसाला बड़ा मशहूर था उधर। तो इन सारे द्वीपों को ढूंढने के लिए, इन सारे देशों को ढूंढने के लिए वो बहुत तत्पर रहते थे। इसी क्रम में उन्होंने पहली बार ट्राई कर ली। अच्छा, मैंने कल ये भी चर्चा कर लिया था कि 1453 ईस्वी में जब कस्तुतुनिया पे अधिकार हुआ, यहाँ पे जब अधिकार कर लिया उसने, उस्मानिया साम्राज्य ने, और टर्कियों का अधिकार हो गया इस पर, तब ये व्यापार बाधित हो गया। तो उसी समय 1453 ईस्वी में ही पुर्तगालियों के राजा ने क्या किया कि एक फरमान जारी कर दिया, पूरब के ओर से व्यापार करने का फरमान। अभी भी है ये, मतलब आज भी अगर आपके देश की कोई कंपनी विदेशों में व्यापार करने जाती है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो भारत सरकार से परमिशन लेकर के जाती होगी। तो वैसे ही उन समय में भी उन देशों के सरकारों ने या राजा रानियों ने भी, या महाराजा महारानियों ने, सम्राटों ने अपने लोगों को व्यापार के लिए एक आज्ञा पत्र जारी करते थे, और वो आज्ञा पत्र लेकर के वो व्यक्ति व्यापार करने के लिए दूसरे देशों में जाता था। तो 1453 ईस्वी में चूंकि उस्मानिया साम्राज्य ने कस्तुतुनिया पर अधिकार कर लिया और ये पूर्वी रोमन वालों को कूट पीट दिया, और पूर्वी रोमन के जो लोग थे, जो कस्तुतुनिया में रहते थे, पढ़े लिखे लोग, वो भाग करके रोम में आ गए। अब रोम में जब आए तो वहाँ एक पुनर्जागरण हुआ, एक नई थॉट्स, एक पद्धति विकसित हुई, लोग सोचना शुरू किए, तार्किकता का विकास हुआ, लोग एक दूसरे पर प्रश्न करने लगे। तो जब ये तार्किकता और पुनर्जागरण का विकास हुआ, तब इन लोगों ने रास्ता ढूंढना शुरू किया। रास्ता ढूंढना एक दिन का कार्य नहीं था, एक प्रक्रिया में हुआ था। ऐसा नहीं हुआ कि हाँ अचानक से उसने हमला कर दिया और अगले दिन से रास्ता ढूंढने लगे, ऐसा नहीं था। रास्ता वो पहले से ही ढूंढ रहे थे। तो उसी चक्कर में 1453 ईस्वी में ही पुर्तगाल के सम्राट ने क्या किया कि ये एक आज्ञा पत्र जारी कर दिया कि अब आप लोग पूरब की तरफ से व्यापार करने जाइए सरकारी ऑर्डर से। लेकिन अब उस पर पालन नहीं हुआ। पालन हुआ पहली बार जब बार्थोलोमो डियाज आए 1487 ईस्वी में, और उसके बाद में जो एक नया राजा बना हेनरी, वो बड़ा कमाल का इंसान निकला। उसने व्यापारिक तौर पर प्रयोग करने शुरू किए। वो चूंकि वो बहुत खुद ही नौसेना का मतलब दिलचस्पी लेता था, तो इसके क्रम में उसने बड़े सारे खोज कर डाले। उसने ये दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी वाला जो इलाका है, ये इन इलाकों के नक्शा तक बना डाले उसने, और उसी नक्शा के सहारे फिर उसने बार्थोलोमो डियाज को भेजा, और बार्थोलोमो डियाज असफल हुए। तो बाद में 10 साल बाद में 1497 ईस्वी को उसने वास्को डी गामा को भेजा, और वास्को डी गामा भारत पहुंचे। तो हम बात कर रहे थे कि भारत की स्थिति क्या थी। तो भारत पे अरब व्यापारियों का बड़ा प्रभाव था। अरब व्यापारी दक्षिणी भारत में खूब व्यापार करते थे, और चूंकि ये यूरोपियंस आते नहीं थे, तो इन अरबियों को लगता था कि अपना ही मामला अकेले है, अपना ही सब कुछ करेंगे। और अभी भी होता है ना, जैसे मान लीजिए आपके खेतों में कोई फसल उपजी, तो आप किसी बनिए से बेचते होंगे, आपके पेरेंट्स अगर किसी बनिए से बेचते होंगे, तो वो कभी कभी अगर 2-4 रुपए रेट कम भी देगा ना, तो आप उसी से बेचना चाहेंगे, क्योंकि वो रेगुलर आपसे खरीदता है। तो यही स्थिति हुई। अब जब ये पुर्तगाली आए तो ये खरीद तो महंगा रहे थे, लेकिन ये इंडियन समझते थे कि भाई अगर इनसे हम महंगे दाम में अभी बेच देंगे तो दोबारा पता नहीं आए या ना आए, इसलिए हमको इनसे बेचने में हेजिटेशन होगी। तो वो लोग अरबियों को प्रेफर करते थे कि अरबी पहले फर्स्ट हैं। और जब पुर्तगाली आए, मतलब जब वास्को डी गामा पहली बार भारत आया, तो उसने पहली बार में ही तय कर लिया कि इन अरबियों को तो कूट के भगाएंगे। क्योंकि जब ये नवजागरण हुआ यहाँ पे यूरोप में,
तो यूरोप वालों के जो नौसेनाएं थी वो बड़े सुसंगठित ढंग की बन गई, बहुत अच्छे क्वालिटी की बन गई, उनके तोप होने लग गए, उनके पास आर्टिलरी होने लग गई। लेकिन ये अरब वाले तो उसमें ध्यान नहीं रखते थे। अरब वाले अभी तेल में उलझे हुए हैं, अभी तेल के कुएं खोद रहे हैं, लेकिन उन दिनों ये व्यापार करते थे, घोड़ा बेचते थे या मसाले जाकर के बेचते थे, इन यूरोपियनों को भेजते थे मसाले कि तुम खाओ पियो मौज करो। तो ये अरबियन जब तेल नहीं, मतलब अभी तेल है ना, तेल के पहले जब ये व्यापार करते थे तब इनके पास सेना नहीं होता था। तो वास्को डी गामा ने दो चीज नोटिस किया। एक तो देखा कि भारत के सर्वत्र व्यापार पर इन अरबियों का कब्जा है। दूसरा, अरबियों के जो बेड़े हैं, जहाज हैं, उन जहाजों में तो बंदूक और तोप जैसा कुछ है ही नहीं। और चूंकि वास्को डी गामा आया था तो बड़ा तोप से सुसज्जित होकर के आया था, तो उसको लगता था यार इनको तो कूट पीट के भगाया जा सकता है और इनको कब्जाया जा सकता है। और वास्को डी गामा के साथ में जो उसका एक असिस्टेंट आया था, वो असिस्टेंट जब दोबारा गया तो वास्को डी गामा बोला कि अब तो भाई हम 2 साल बाद ही जाएंगे। वो बोला आप गुरुजी 2 साल बाद आइएगा, हम तो अभी जाएंगे क्योंकि हमने धन देख लिया है। आपने वो सुना होगा ना, अंधों में काना राजा, फुटी सिर टके सिर भाजी टके सिर खाजा, तो वो वही वाला चेला था। बोला नहीं नहीं गुरुजी आप आराम करिए, हम भारत से एक बार और व्यापार करके आते हैं। तो सरकार ने उसको अप्रिसिएशन के तौर पर लिया, और अप्रिसिएशन के तौर पर लिया, बोला जाओ जाओ तुम जाओगे तो जाओ। बस उसके साथ क्या किया कि 13 और नए जहाज दिए और इस बार 1500 लोगों को साथ में लगा दिया। और 1500 ये लड़ाकू टाइप के लोग थे। और 13 जहाजों में बड़े बड़े जहाज का काफिला एक बेड़ा बनाया और उन काफिलों में आर्टिलरी वगैरह रख के भेजा कि जाओ दिक्कत होगा तो निपटा के ही आना। बार्थोलोमेव डियाज इंडिया आया। चूंकि इसने वास्को डी गामा का प्रॉफिट देख चुका था कि 1 रुपये का माल सारा खर्चा काट पीट करके भी उसने 60 रुपये में बेचे थे, वहां 60 गुना लाभ हुआ था। तो बार्थोलोमेव डियाज लालच में भर गया, तो इंडिया आया। और इंडिया आने के बाद में उसने सोचा कि पहले कहाँ जाएं, पहले कालीकट जाएं या पास में कोच्चि है वहां जाएं, या इन अरबियों से मिले या किससे मिले, ये तय ही नहीं कर पा रहा था। वो अभी वो सोच ही रहा था कि किस जहाज, मतलब किस बंदरगाह पे जाए। तब तक रास्ते में ही इन अरबियनों ने क्या किया, प्लान बना करके उसको कूटने का प्लान बनाया कि इनको पीटा जाए रास्ते में ही, इनको रास्ते में ही लूट लिया जाए। अब ये कमबख्त अरबी भूल गए कि ये सारा हथियारों से सुसज्जित होकर के आ रहा है। अब ये अरबी जो है उसके रास्ते में मिले यहीं पे कोच्चि के आसपास में, और दम भर उनसे भिड़े। लेकिन वो कहाँ टिकने वाले थे इन पुर्तगालियों के सामने में। स्वाभाविक सी बात थी, पुर्तगालियों के पास में हथियार थे। और ये जो साथ में आया था इसका नाम था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। और ये कैब्राल ना बड़ा घाघ व्यक्ति था। कैब्राल कुछ ही दिन पहले इसने ब्राजील को खोजा था। जैसे स्पेन का निवासी कोलंबस ने अमेरिका को खोजा था, वास्को डी गामा ने भारत को खोज लिया था, वैसे ही मतलब भारत के रास्ते को खोजा था, वैसे ही कैब्राल जो था इसने ब्राजील को खोजा था। तो ये बड़ा साहसी व्यक्ति था, ये तूफान में झेलता हुआ आ गया था। अब जब इसे अरबी मिले तब अरबी कहाँ टिकने वाले थे। इसने अरबियों की कस की सुताई की, और सुताई करने के बाद में इसने बहुत सारे गिफ्ट लेकर के आया था वहां से, सोने और मोतियों का हार लेकर के आया था। वो हार ले जाकर के सीधी कोच्चि पहुंचा और कोच्चि के राजा को इसने गले में हार पहनाया। अब कोच्चि का राजा खुश। अब जब कोच्चि का राजा खुश हो गया तो कोच्चि के राजा ने इसके साथ में मित्रता का संबंध बढ़ाने की बात करी। ये तो इत्तेफाक से अपने जहाज में 3 मोतियों का माला लेकर के गया था कि कोच्चि के दरबार में ही, कोच्चि राजा के दरबार में जब पहुंचा तो वहां राजा जो बैठा हुआ था उसी के दरबार में 2 और पास के राजा बैठे थे। एक तो कुन्नूर के राजा बैठे हुए थे और दूसरा कोच्चि का एक पड़ोसी राजा कालीकट था, वहां का राजा भी बैठा था। तो इसने बाकी 2 मालाएं भी अपने जहाज से मंगा करके इन दोनों को दिया। खास करके कोच्चि का राजा और कुन्नूर का राजा बड़ा प्रभावित हुआ और इससे मित्रता का संबंध स्थापित हो गया। ये दरबार में बैठे बैठे अल्वारेज ने ये देखा, क्या नाम है इसका, अल्वारेज ने देखा कि ये सारे के सारे आपस में टूटे हुए हैं, मतलब इसमें आपसी फूट है, आपसी रंजिश है, ये एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। ये अल्वारेज से कोने में ले जाकर के कन्नौर का राजा बात कर रहा है कि आप हमारे यहाँ से व्यापार करिए ना, हमें 2 पैसे कम ही दीजिएगा, आप हमारे यहाँ से रेगुलर व्यापार करिए, सारा माल खरीद करके ले जाइए। यही बात कालीकट वाला कह रहा है, यही बात कोच्चि वाला कह रहा है। ये सारे अलग अलग मिला करके कह रहे हैं, मतलब इन राजाओं में एकता थी ही नहीं। ये बात ये बहुत अच्छे से समझ चुका था अल्वारेज। इसने यहीं पे अनुभव कर लिया कि इनके आपसी विवाद का लाभ उठा करके यहाँ पे अपनी शक्तियों को बढ़ाया जा सकता है। और यही कारण रहा कि जब ये वापिस यहाँ से लौट करके गया तो अपने गुरु, अपने उस्ताद वास्को डी गामा को बोला कि गुरुजी आप अकेले मत जाइए, अब की बार आप हथियार लेकर के जाइए और इनको निपटा करके आइए, क्योंकि इनको अगर आप निपटा करके आएंगे ना तो वहाँ अपना आधिपत्य जमा जाएगा। तो इस तरह से 1500 ईस्वी में पहुंचा हुआ कैब्राल वापिस आ गया और अगली बार दूसरी खेप में 1502 ईस्वी में फिर से वास्को डी गामा तैयार हुआ भारत आने का। भारत से तो इससे मानो प्यार ही हो गया था और इस प्यार का नतीजा ये निकला कि वास्को डी गामा तीसरी बार जब भारत आएगा
तब वो भारत आएगा और भारत में ही रह जाएगा, भारत में ही इसको मच्छर काट लेगा, मलेरिया होगी और यही मलेरिया की वजह से इसकी मृत्यु हो जाएगी। ये टीका नहीं लगवाया था, मतलब तब टीका का आविष्कार नहीं रहा हुआ होगा। तो 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा वहाँ से फिर से भारत आने के लिए अपने दूसरे अभियान के लिए वो तय हुआ और वो इस तरह से भारत आया। जब ये वापिस लौटा था अल्वारेज, तो इसने वास्को डी गामा को सारी यथास्थिति बता दी थी कि वहाँ आपसी में सब फूटे हुए हैं, आप अगर चाहें गुरुजी तो उनका लाभ आप उठा सकते हैं। वास्को डी गामा यंग आदमी था, मतलब समझदार आदमी था इस मामले में। उसने क्या किया कि सबसे पहले कोच्चि आया और कोच्चि वालों से रिक्वेस्ट की कि साहब हम व्यापार कैसे करें, हम तो चाहते हैं कि आपके यहाँ परमानेंट व्यापार करें, लेकिन करें तो कैसे, आप मुझे एक स्थान तो दीजिए कि हम वहाँ रहने का ठिकाना बनाएं, जहाँ से हम लोकल सेंटर बना लें, मतलब एक हब टाइप का बना लेंगे, एक छोटा सा घर बना लेंगे, उसमें हम आपके चारों इलाके से व्यापार कर करके सामान खरीद करके लोकल दिन में हम जमा करेंगे, और जब यहाँ सामान इकट्ठा हो जाएगा, एक जहाज सामान हो जाएगा, तब हम उसको ला देंगे और हम पुर्तगाल लेकर के चले जाएंगे। तो कोच्चि वालों को ये आइडिया बड़ा पसंद आया। कोच्चि वालों ने क्या किया कि उसके आने के जस्ट 1 साल बाद में, यानी 1503 ईस्वी में वास्को डी गामा को कोचीन में मतलब अपना एक आशियाना बनाने की इजाजत दे दी। इसी आशियाना को कहा जाता है फैक्ट्री। अब ध्यान रखिएगा, यहां फैक्ट्री का मतलब यह नहीं होगा कि उत्पादन करने वाला या कारखाना बिठाया जाएगा। यहां अगर कारखाना बोलूं, फैक्ट्री बोलूं, आशियाना बोलूं, घर बोलूं, किला बोलूं, दुर्ग बोलूं, सबका एक ही मतलब होगा, इनके रहने का एक सेंटर, जहां पे ये मतलब अपना ट्रेड कर पाएंगे, व्यापार कर पाएंगे। तो कोच्चि वालों ने इनको 1503 ईस्वी में जगह दे दिया, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री वहां बैठा ली। अब जब पहली फैक्ट्री बिठा ली तो लगे हाथ, कुन्नूर वालों को बुरा लगे कि भाई ये सब उसी के यहाँ से खरीदोगे क्या, हमारे यहाँ से भी तो खरीदो, तुम्हारा चला आया था तो हमें माला पहना के गया था, अब तुम चूना लगाओगे क्या, तुम भी बिठाओ हमारे यहाँ। तो 1503 के जस्ट अगले 2 साल बाद में 1505 ईस्वी में वास्को डी गामा साहब ने क्या किया कि कुन्नौर में दूसरी फैक्ट्री बिठाई। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि पहली फैक्ट्री कब बैठी थी, 1503 में, और कहाँ बैठी थी, कोचीन में बैठी थी, और दूसरी फैक्ट्री कहाँ बैठी थी, कुन्नूर में बैठी थी, और कब बैठी थी, 1505 ईस्वी में बैठी थी। तो दूसरी फैक्ट्री इन्होंने 1505 ईस्वी में बिठाने का ऐलान कर दिया। लेकिन इन सब व्यापारों के बीच में, पहली बार वास्को डी गामा आया था तब, या दूसरी बार पेड्रो अल्वारेज आया था तब, या तीसरी बार ये खुद वास्को डी गामा आए थे तब, ये सबके बीच में उन्होंने अनुभव किया कि यार यहाँ ऐसे काम नहीं चलेगा, यहाँ अपना एक गवर्नर बना करके भेजो, एक वायसराय बना करके भेजो पुर्तगालों से। और पुर्तगाल की यानी राजधानी लिस्बन है, लिस्बन से अगर एक वायसराय बन करके यहाँ आएगा भारत में, तो वो अच्छा काम करेगा, यहाँ आधिपत्य जमाएगा और एक अपनी पॉलिसी लेकर के आएगा। चूंकि 1543 वो क्या कहते हैं 1453 ईस्वी में ही जब वो क्रांति आई थी उधर, मतलब पुनर्जागरण हुआ था जब, तभी से इन लोगों के अंदर एक कसमसाहट थी, अपने धर्म को लेकर के भी कसमसाहट थी, क्योंकि तुर्की उस्मानियों ने जब हमला किया कुस्तुतुनिया पर और उसको अधिकार कर लिया, वर्तमान इस्तांबुल पे जब अधिकार कर लिया, तो वहां उन्होंने इस्लाम को बढ़ाने लग गए। तो इनको लगने लगा, यूरोपियनों को लगने लगा कि यार हमारा तो ईसाई खतरे में आ गया। जैसे हमारे यहाँ भी होता है ना, कभी कभी हमारा हिंदू खतरे में आ जाता है, कभी कभी इस्लाम भी खतरे में आ जाता है। तो इस्लाम वाले जिहाद का नारा देते हैं, हिंदू वाले रैलियां निकालते हैं और अलग अलग करतब नाटक करते हैं। तो इस तरह से इनके ऊपर भी लगा कि इनके ऊपर खतरा हो जाएगा। तो इन्होंने प्लान बनाया कि धर्म का विस्तार करने चलते हैं। और धर्म का विस्तार कहाँ करेंगे, भारत में। मतलब भारत आने के, भारत नहीं, इधर के पूरब के सारे देशों में, भारत के साथ इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, ये सारे राज्यों देशों में इन्होंने हमला, मतलब अपने धर्म का विस्तार करने के लिए सोचा। और एक बात ध्यान रखने वाली बात है, चाहे बेशक इन यूरोपियन कंट्री में राजा कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन यहाँ पादरियों का बड़ा महत्व होता था। पादरी बहुत बड़े ताकतवर हुआ करते थे। अगर पादरी कह दिए कि ये राजा योग्य नहीं, तो राजा अयोग्य हो जाएगा। इतना पावरफुल होते थे पादरी। और इन पादरियों में भ्रष्ट भी खूब हुआ करते थे। ये पादरी भी अंधाधुंध, मतलब एक तरह का इनकी सरकार अलग चलती थी, इनकी सरकार अलग है, सरकारों की सरकार अलग चल रही है, राजाओं की सरकार अलग चल रही है। तो ये पादरी हुक्म करते थे कि धर्म फैलाने के लिए भेजो लोगों को। तो राजा क्या करे, मजबूर होकर के राजा अपने लोगों को भेजते थे धर्म फैलाने के लिए। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भारत आने के क्या क्या रीजन थे, तो व्यापार के साथ साथ धर्म भी एक रीजन था इनके अंदर। आप ये बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए जब पुर्तगाली वायसराय गवर्नर्स आने लग जाएंगे, तब उनके बीच में धार्मिक लोग, पादरी लोग आएंगे। और उसी क्रम में एक बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति आएगा जो भारत में बड़ा महत्व रखता है, अभी भी महत्व रखता है। आप उसके नाम पर भारत में दर्जनों क्या सैकड़ों स्कूल पाएंगे। सेंट जेवियर इन्हीं के समय में आया था, इन्हीं पुर्तगालियों के समय में। तो सेंट जेवियर का जलवा यहाँ है। बहरहाल, तो जब ये विचार करके गए कि यार यहाँ पे कम से कम ऐसे लोग तो भेजो, गवर्नर भेजो, जो कम से कम 3 साल के लिए वहां जाएंगे और 3 साल तक वहां शासन करेंगे।
उसी क्रम में पहला गवर्नर यहां बनकर के आया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। हम उसको आप अलग से पढ़ेंगे इस पे। हाँ, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब तक जो मैंने बताया है वो मैंने इसमें लिख दिया है। 1498 में डिगामा आया, जमोरिन स्वागत किया, अनुमति मिली, अरब वालों का दबदबा था। 1500 ईस्वी में पेट्रोल बैरेज आया, 13 जहाजों के साथ में 1500 लोग आए थे। कोच्चि और कनौर के दरबार में गया, उनसे मित्रता बढ़ाई। अरब वालों से झड़प हुई, कूटा उनको, अरब वालों का एक जहाज पकड़ लिया और यही कोच्चि वालों को मदद कर दिया। खुश हुए थे, कोच्चि वाले खुश हुए थे। खुश होने का रीजन ये था कि अरब वाले सदियों से व्यापार करते थे, तो उनका एक अपना ही मोनोपोली चल जाता था। जैसे अभी मोनोपोली है ना, अगर आप जियो में रिचार्ज कराएंगे, नहीं कराएंगे तो बंद हो जाएगा, कराएंगे तो पूरा उतना का कराना पड़ता है, 239 का कराना पड़ता है, उससे कम में मुश्किल ही हो जाता है। मतलब 1 डे 2 डे का प्लान है ही नहीं, मोनोपोली है एक तरह से। तो वैसे ही अरब वालों का मोनोपोली था और उससे तंग आ गए थे ये सारे के सारे भारतीय। तो ये मन ही मन चाहते थे कि कूटे, लेकिन इनको क्या पता था कि ये जो इतिहास विदारक है, इतिहास परिवर्तन घटना हो रही है, ये समझ ही नहीं पाए थे। तो इस तरह से अरब वालों को इन्होंने कूटा और एक जहाज पकड़ के भारतीयों को गिफ्ट कर दिया। फिर 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा आया कोठी खोलने के उद्देश्य से, और प्रथम कोठी कोच्चि में खोली, द्वितीय कोठी 1505 में कुन्नूर में खोली। और इसके बाद में व्यापार की एक नीति बनाया और उस नीति में यह तय किया कि 3 वर्ष के लिए गवर्नर नियुक्त किया जाएगा। और इसी क्रम में जो पहला गवर्नर बना उनका नाम था फ्रांसिस्को दा अल्मेडा। फ्रांसिस्को दा अल्मेडा जो गवर्नर था, इसको पुर्तगाल का राजा मैनुअल प्रथम द्वारा नियुक्त किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य इसको यही कह के भेजा गया था कि तुम जाने के लिए जा तो रहे हो, लेकिन तुम दक्षिणी पूर्वी एशिया जो है उसके व्यापार को सुरक्षित रखना। अब आप थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकिए। अभी आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि दक्षिण पूर्वी एशिया क्या है। मैंने आपको एक मैप के माध्यम से इसको कल ही समझाने का प्रयास किया था, लेकिन मैं फिर से एक बार आपको ले चल रहा हूँ, आप समझें कि दक्षिण पूर्वी एशिया क्या होता है। देखिए, यह है ईस्ट एशिया। आप देश का नाम अगर समझ पा रहे होंगे तो इस देश का नाम है चीन। पता नहीं चीन सही है गलत लिखा है, चाइना। तो यह है ईस्ट एशिया। चाइना ईस्ट एशिया में आता है और भारत जो है वो साउथ एशिया में आता है, यानी कि भारत दक्षिण एशिया में आता है। और आप जानते होंगे कि अगर मैप को हम ऐसे 4 भागों में बांटेंगे तो ऊपर वाले इलाकों को हम कहते हैं उत्तर, नीचे वाले इलाकों को हम कहते हैं दक्षिण, इधर वाले इलाकों को हम कहते हैं पूरब, और इधर वाले इलाकों को हम कहते हैं पश्चिम। तो अगर उत्तर नॉर्थ एशिया, तो नॉर्थ एशिया में आप पाएंगे कि रसिया है, यहाँ पे रूस है। अच्छा, आप दक्षिण एशिया में आएंगे तो पाएंगे कि उसमें भारत बीचों बीच में पड़ रहा है। सेंट्रल एशिया, इत्तेफाक से सेंट्रल एशिया में ये रूस से टूटे हुए जो कुछ कंट्रियां हैं, 7-8 कंट्री, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारी कंट्रियां सेंट्रल एशिया में आती हैं। और साउथ वेस्ट एशिया जो है ये अरबी कंट्रियों का है, साउथ वेस्ट एशिया। वैसे ही साउथ ईस्ट एशिया में वो तमाम कंट्री हैं जो भारत के पास में हैं, जैसे वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया, सिंगापुर, ये सारी कंट्रियां हैं जो ये इधर साउथ ईस्ट एशिया में आता है। साउथ का मतलब दक्षिण, ईस्ट मतलब पूरब, दक्षिण पूर्वी एशिया। यानी कि मैंने आपसे कहा कि जब अल्मीडा को भेजा गया तो उनको यह कह के भेजा गया कि आपको दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार करना है। इसका मतलब हुआ किस राज्यों में व्यापार, किन देशों में व्यापार करना है? इन देशों में व्यापार करना है। और इन देशों में मिलता क्या था विशेषता? इन देशों में अभी भी और पहले भी मसाला सबसे ज्यादा मिलता था। कौन से मसाले? गरम मसाले, काली मिर्च, लौंग, इलायची, वैसे ही चाय, बड़ी, अभी तो रबड़ है, पाम ऑयल है, ये सब चीज़ों का उत्पादन होता था। उन दिनों ये नहीं हुआ करता था। तो गरम मसाले का व्यापार मुख्यतः इन पुर्तगालियों को करना था। और उनको मतलब फ्रांसिस्को द अल्मीडा को जब बनाया गया गवर्नर, तब उनको बना करके ये कह के भेजा गया कि तुम जा तो रहे हो, लेकिन तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम्हें उधर अपने व्यापार को फैलाना है, मतलब एक छत्र राज स्थापित करनी है। अब आप थोड़े से सतर्क होकर के सोचिए, कोई व्यक्ति अगर इधर से व्यापार करने भारत आ रहा है, इधर से मान लीजिए व्यापार करने आ रहा है, तो उसको 2 चीज चाहिए। एक तो इधर वाले रास्ते में, हम दूसरे मैप पर आते हैं, हाँ, हम इस मैप पे आते हैं। मान लीजिए यहां से कोई व्यक्ति व्यापार करने के लिए यहां इन कंट्रियों में आता है, यही है साउथ ईस्ट एशिया, इन कंट्रियों में व्यापार करने आता है, तो उसको क्या चाहिए? और ये नीचे वाले इलाकों को हम कहते हैं हिंद महासागर, ठीक है, ये अरबियन ओशन है, अरबियन कंट्रियों का ये ओशन है, ठीक है। तो 2 बातें करनी होगी, उसको इस रास्ते में कहीं बाधा नहीं होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। चूंकि ये पुर्तगाली पहले से ही अफ्रीका के इन पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करते थे। और कौन सा व्यापार करते थे? बड़े घिनौने व्यापार करते थे, ये गुलामों का व्यापार करते थे। यहां से इन व्यक्तियों को उठाते थे और ले जाकर के इन सारी कंट्रियों में बेचते थे, गुलामों का व्यापार करते थे। वैसे इधर भी ला करके बेचते थे, बड़े घटिया किस्म का व्यापार करते थे ये। तो इन इलाकों में उनका खूब ठीक ठाक दबदबा था, इधर तो कोई दिक्कत नहीं था। मतलब
केप ऑफ गुड होप तक आते आते उनको कोई दबदबा नहीं था। लेकिन जैसे ही केप ऑफ गुड होप से हिंद महासागर में इंटर होते, हिंद महासागर में इनकी दिक्कत होती। यहाँ जो पहले से व्यापारी रहते थे वो इनको रोकते, कूटते, पीटते। तब इन्होंने क्या किया कि पहली बार ही अल्मीडा के साथ में, जब फ्रांसिस्को द अल्मीडा आया तो एक सुसंगठित नौसेना लेकर के वो आया कि हम पहले ही चल करके, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन टाइप, कि पहले ही चल करके हम स्थापित कर देंगे। इसी क्रम में वो एक ठीक ठाक बेड़ा लेकर के आया भारत में, और आया और सबसे पहला धमक जो उसने किया, उसने 1505 ईस्वी में अंजदीव को, कोच्चि में, कन्नानौर में और किलवा में 1505 के आसपास से दुर्ग बिठाना शुरू कर दिया और उसने दुर्ग बिठा लिया। जब ये दुर्ग बिठा रहा था तो मैंने आपको बताया था शुरू में ही, प्रारंभ में ही, कि जब वास्को डी गामा यहाँ से आ रहा था तो यहाँ पे उसको केप ऑफ गुड होप से थोड़ा सा आगे निकला तो उसे एक गुजराती व्यापारी मिला था। यानी कि इससे ये तय हो रहा है कि गुजरात के व्यापारी इन दिनों बहुत एक्टिव रहते थे, और जब वो इन इलाकों में एक्टिव रहते थे इसका मतलब था कि उनका व्यापार में प्रभुत्व था। क्योंकि अरबी अगर उनको नहीं पीट रहे हैं इसका मतलब है कि वो अरबी के देने मतलब अरब वालों को टक्कर देने का व्यापार कर रहे हैं या अरब वाले की बराबर शक्ति का व्यापार रख रहे हैं। और उन्हीं दिनों गुजरात का एक शासक था, वो बड़ा तताई शासक था, उसका नाम था महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा। बेगड़ा ने क्या किया कि कुछ अरबी व्यापारियों को मिलाया, कुछ तुर्की व्यापारी को, अरबी व्यापारी का मतलब मिस्र वालों को, कुछ मिस्र वालों को मिलाया, कुछ तुर्कियों को मिलाया और इसके ऊपर हमला कर दिया फ्रांसिस्को द अल्मीडा के ऊपर। अब फ्रांसिस्को द अल्मीडा तो यहाँ से खुद ही एक्सपर्ट होकर गया था, हथियारों के साथ में गया था, बस इसने उनको धूल चटा दिया। और धूल जैसे ही चटाया उनकी हालत पस्त हो गई, और हालत पस्त होने के बाद में यहीं पे दीव है, यहाँ पे मैं किसी और मैप में आपको दिखाता हूँ, गुजरात वाले किसी दूसरे मैप में, यहाँ पे दीव है, दीव पे अधिकार कर लिया। और जब दीव पे अधिकार कर लिया उसके बाद में फिर क्या सोचना था, अल्मीडा ने अपना स्वतंत्र मतलब अपने राज्य स्थापित करने के लिए कूद पड़ा। इसी क्रम में वो अपने सैनिकों को इतना मजबूत कर दिया, और जैसे ही इन अरबी, तुर्की और गुजरातियों को एक साथ में जब हरा दिया और द्वीप पर अधिकार कर लिया, तब पूरा का पूरा हिंद महासागर में उसका एक छत्र सम्राट स्थापित हो गया। अब वो पूरे हिंद महासागर में, मतलब पूरे के पूरे इस इलाके में अब इससे बड़ा कोई ताकतवर था ही नहीं, क्योंकि उन दिनों ना भारत में ना इन इलाकों में कोई नौसेना जैसा तो था ही नहीं। और भारत में उन दिनों स्थिति ऐसी थी कि अभी बाबर के आने की आहट हो सकती थी। बाबर अभी आया भी नहीं था, क्योंकि बाबर अभी 1526 ईस्वी में भारत आक्रमण करेगा और पानीपत में करेगा, लेकिन अभी वो आया ही नहीं है। तो अभी ये लोदियों का वंश चल रहा है, लोदी वंश उसमें स्थापित, और लोदी उतने एक्टिव है नहीं। वो लोदी क्या, कोई भी उस समय का कोई भी, जैसे बहमनी साम्राज्य भी है या नीचे वाला विजयनगर साम्राज्य भी, इनके पास भी उतनी नौसैनिक तो मजबूत है नहीं। नौसैनिक तो उसी के पास होगा ना जो खोज में या विज्ञान में बहुत आगे रहेगा। ये तो तीर धनुष से लड़ने वाले, तो बहुत मुश्किल से गोला बारूद लेकर के आया था पहली बार वो बाबर, तो ये नौसेना बना नहीं पाए थे। तो ये पूरे के पूरे जल में, ये जल का सम्राट बन चुका था, मतलब सागर का सम्राट हो चुका था ये पुर्तगाल। अब ये सागर का सम्राट था, तब इसने एक पॉलिसी लागू की इस समुद्र जल में कि भाई अब हमारे समुद्र में कोई भी व्यापार करने जाएगा तो हमसे वो उसके बदले में एक टोकन लेकर के जाएगा। और इसी को उसने ब्लू वाटर पॉलिसी की, शांत जल की नीति का, शांत जल की नीति नाम दिया इसने, ब्लू वाटर पॉलिसी इसी ने लागू की। मतलब अब पूरे पानी का एक छत्र सम्राट हम है, अब इसमें कोई कूदेगा नहीं, और जो कूदेगा उसकी हम बैंड बजा के छोड़ेंगे। अब इसका साम्राज्य इतना बेहतर तरीके से फैल गया, जल में, मैं जल की बात कर रहा हूं, पानी में इतने बेहतर तरीके से फैल गया कि अब हिंद महासागर को लोग हिंद महासागर कहने के बजाय पुर्तगाली सागर कहने लगे कि पुर्तगाली सागर है, क्योंकि पुर्तगालियों का हर तरफ मतलब सर्वस्व फैल गया, हर जगह उनका नाम हो गया। अब उनके लिए व्यापार करना बहुत आसान हो गया, अब वो जो चाहते वो कर सकते थे, क्योंकि अब उनको रोकने वाला कोई नहीं था, वो हर तरह से फैल चुके थे। उसके बाद में कुछ दिन बाद में 1509 ईस्वी में इसको वापस बुला लिया गया पुर्तगाल की, तुम वापस आ जाओ, अब एक नया गवर्नर जाएगा। जब ये वापस चला गया तब हुआ कि अब गवर्नर किसे भेजा जाए। अब गवर्नरों की लिस्ट देखी जाने लगी कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले भारत गया हो। तो पहले भारत गया था वो व्यक्ति था वास्को डी गामा। तो सब लोग मिलकर के वास्को डी गामा के पास में गए कि आप चले जाइए। वास्को डी गामा ने मना कर दिया कि नहीं, अभी हम नहीं जा सकते, हम युद्ध में बहुत, क्योंकि वास्को डी गामा आराम फरामोश टाइप व्यक्ति थे, आराम फरमाते थे वो। तो एक बार आपने देखा होगा कि पहली बार व्यापार करने गए, रुक गए, उनका चेला आ गया व्यापार करने, तो फिर इस बार व्यापार करने गए थे वो,
3 में वापस लौट कर गए थे और वो बोला रुक जाएंगे, अभी 5-10 साल बाद जाएंगे, बहुत धन कमा लिया, अब धन करेंगे क्या, मरने के बाद में तो लाद करके ले नहीं जाएंगे। तब इन्होंने मना कर दिया वास्को डी गामा साहब ने। तब हुआ कि अब किसको भेजा जाए, अब तो कोई एक ऐसा आदमी को भेजा जाए। तब हुआ कि भाई 1503 में एक और व्यक्ति गया था जिसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, उससे बात किया जाए। अल्फांसो डी अल्बुकर्क बहुत योग्य व्यक्ति था और वो पहले आ चुका था भारत 1503 ईस्वी में ही। तो वो तैयार हो गया कि अब हम जाएंगे। जब हम जाएंगे वो तैयार हो गया, क्योंकि वास्को डी गामा के तुरंत पीछे आया था। वास्को डी गामा 1502 में आया था और 1503 ईस्वी में वो उनके पीछे पीछे आया था, अकेले आया था, बड़ा गट्स वाला व्यक्ति था अल्बुकर्क। तब वो भारत आया, वो आने के लिए तैयार हो गया। तब इसको वहां का गवर्नर या वायसराय बना करके भारत भेजा गया और ये कह के भेजा गया कि अब आप भारत में जाकर के शांत नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमारा पानियों पे तो नियंत्रण हो चुका है, अब आपको जमीन पर नियंत्रण करना है और अपना बेस बैठाना है, बेस स्थापित करना है। जो जो तरीका आप अपना सकते हैं फ्री हैंड है हमारी तरफ से। सरकार ने ऐसा कह करके उनको वहां से भेजा। वो भारत आए और भारत में व्यापार को स्थापित करने में हर संभव कोशिश करने लगे। जब वो भारत आया तो देखा कि यार भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है। एक समस्या ये है कि यहाँ महिलाएं सती हो जा रही हैं। सती का मतलब आपको पता ही होगा, पति मर जा रहे हैं तो पत्नियां साथ में जल जाती थी। तो ये बड़ा अजीब इसको लगा कि यार ये जिंदा में काहे जल जा रहे हो। और चूंकि ये बड़े गोरे गोरे हुआ करते थे तो ये पिघल जाते थे, तो इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा करते हैं हम कि हम भारत में विवाह की नीति करते हैं। चूंकि अगर आपने देखा होगा मैप पे तो आप खुद ही पाएंगे कि पुर्तगीज बहुत छोटी सी कंट्री, देखिए ये पुर्तगाल कितना छोटा कंट्री है। एक समय ऐसा आएगा जब स्पेन इसको निगल जाएगा, बिना पानी पे बिना डकार लिए हुए इसको निगल जाएगा पुर्तगाल को। तो इसने आकर के क्या किया कि यहाँ दिमाग लगाया, इसने कहा कि हम जितने पुर्तगाली भारत में आएंगे वो भारत में आकर शादी करेंगे। और चूंकि गोवा के आसपास ही इनका रहना था, तब ये और भावुक हो गया, बोला हम भारतीय महिलाओं से ब्याह करेंगे, उनके बच्चे होंगे, हमारी संख्या बढ़ेगी, हमारी जनसंख्या बढ़ेगी, वो ईसाई पैदा होंगे, तो ऐसा ही एक हमारी ईसाइयों की कबीला यहाँ हो जाएगा, ईसाइयों का एक देश घोषित करवा लेंगे बाद में। और वैसे भी हमारी कंट्री तो छोटी है ना, हमें तो जनसंख्या बढ़ाना ही बढ़ाना है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि साउथ कोरिया वाले अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए योजनाएं ला रहे हैं। कुछ कंट्री जनसंख्या रोकने की योजनाएं लाते हैं तो कुछ कंट्री जनसंख्या बढ़ाने के लिए लाते हैं। जैसे भारत, चाइना ये सब रोकने के लिए ला रहे हैं, तो साउथ कोरिया, जापान ये बढ़ाने के लिए योजनाएं ला रहे हैं। तो इसी क्रम में उसने भारत में महिलाओं के साथ में विवाह करने की नीति अपनाई। और चूंकि हिंद महासागर पर तो उसका नियंत्रण चारों तरफ से हो ही गया था, तब उसने क्या किया कि हिंद महासागर के जितने द्वार होते थे उन सारे द्वारों पे अपनी चौकी बिठाई, बेस स्थापित किया। कौन कौन से द्वार थे, अब मैं पे आई वापिस। मान लीजिए अगर हिंद महासागर में आ रहे हैं तो आप इधर से द्वार है ना, इधर से आएंगे तो यहाँ एक द्वार हो गया, तो यही बिठा दिया चौकी। अब इधर से आएंगे तो इन वाले इलाकों में भी चौकी बिठाया गया। ये अंडमान वाले इलाकों से आएंगे तो इधर मलक्का से आएंगे, मलक्का में, यहाँ मलक्का है ये लाल वाला, तो मलक्का में चौकी बिठाना शुरू कर दिया। तो इसने क्या किया कि जितने आसपास के इलाके थे उन सारे इलाकों को इसने मार्केटिंग करना शुरू किया और सारे इलाकों में अपने लोग बिठाने शुरू किए। ये वास्को डी गामा का फोटो है और मैं बात अल्बुकर्क की कर रहा हूं, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क उनका नाम है। तब उसने चारों तरफ से ये स्थापित करने का मूड बनाया और बिठाने लग गया, हर तरफ गेट लगा दिया। अच्छा, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि ये जो ऊपर वाला बहमनी साम्राज्य था ये टूट चुका था मतलब टूटने के मूड में आ गया था। तो उसी क्रम में बीजापुर जो शासक था, बीजापुर के अधीन में गोवा हुआ करता था और ये बड़ा पावरफुल बनकर के आया ही था। इसकी नज़र गोवा पे पड़ी। इसको लगा कि गोवा का मौसम ठीक है, जैसे हमारे यहाँ लिस्बन में बीचों पे हमारे लोग बियर पी करके फैले रहते हैं ना, वैसा ही गोवा का एक बीच है। तब इसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह साहब थे, उससे बात किया कि आप मुझे गोवा दे दीजिए। यूसुफ आदिल शाह थोड़े अकड़ में आ गए, वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि दुनिया में हमारे अलावा भी कोई चीज़ है। तब वो मना कर दिया, यूसुफ आदिल शाह ने मना कर दिया देने से। बस इसने हमला कर दिया और हमला करके 1510 ईस्वी में गोवा को हड़प लिया। अब गोवा पुर्तगालियों के अंडर में, और यूसुफ आदिल शाही वंश के जो राजा थे उन्होंने कुछ नहीं किया, वो चुप रह गए, चुपचाप। अब पुर्तगालियों का हौसला परचम बुलंद हो चुका था इनका। जब उसने 1510 ईस्वी में गोवा को जीत लिया तब उसका बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया यहाँ बैठे बैठे। तब मैंने आपको पहले ही बताया कि आते आते वो हर गेट पर चौकी बिठाना शुरू कर दिया था। उसी क्रम में इधर से अगर आप देखेंगे तो ये एक गेट है जिसमें भारत आते थे व्यापार करने। इधर के व्यापारी, चाइना के व्यापारी, जापान के व्यापारी, कोरिया के व्यापारी, ये सारे इधर आते थे। और ये सारी कंट्रियों में, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, फिलीपींस, ताइवान, ये सारे के सारे कंट्री इधर से भारत में आते थे व्यापार करने इसी रास्ते से। इस रास्ते को हम बोलते हैं, ये इंडोनेशिया का जमीन है, इस रास्ते को हम बोलते हैं मलक्का जल संधि। तब इसने क्या किया कि 1510 में इसने गोवा जीता था,
इसने यहाँ पे अपनी चौकी बिठा दी थी आते आते 1509 में ही। तो इसने कहा चौकी वालों को कि भाई थोड़ा मान जाओ, हमें टैक्स देके जाया करो। लोगों ने टैक्स देने से मना कर दिया, बस इसने हमला कर दिया इस पे और मलाक्का को अपने अधिकार में ले लिया। साल था 1511। इस तरह से वो 1511 को भी जीत चुका था। अब कॉन्फिडेंस उसका और चरम पर था। अल्बुकर्क ने सोचा कि अब इतना जब हो ही गया है तो कुछ चौकी और है जो हमें टैक्स नहीं दे रहे हैं। कौन से चौकी हैं, एक बार आप गौर करिए। इधर वाले इलाकों को तब उसने सिक्योर कर लिया और इधर वाले इलाके में नीचे से तो खुद ही आ रहा है, यानी कि अब ऊपर वाले इलाकों को सिक्योर करेगा। हम एक दूसरे मैप पर चलते हैं। अब जब उसने 1511 ईस्वी में इधर वाले इलाकों को जीत लिया, मतलब मलक्का संधि को अपने कब्जे में कर लिया, तब नीचे से तो खुद ही आ ही रहा था वो, तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब ये जो अरबियन वाला इलाका था ना, इसी में बड़ा दिक्कत होता था। अब ये हॉर्मुज आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हॉर्मुज जल संधि है और यहाँ से लोग आते थे। तो इसने इन अरबियों को तो पहले बख्श दिया कि थोड़ा दिन तुम रुको, तुमको बाद में कब्जे में लेंगे। चूंकि वो गोवा के द्वीप पे अधिकार कर चुका था यहाँ पे, तब इधर से लोग आते थे और फ्री में व्यापार करके चले जाते थे। और ये उसने यहाँ भी पूरे हिंद महासागर में, सारा का सारा हिंद महासागर का ही पार्ट है ये सारा का सारा, तो हर जगह वो गेट लगाने के हिसाब से आया था। तो यहाँ भी अपनी वो चौकी बिठाया हरमुज पे भी। हरमुज वाले कुछ दिन तक ठीक से टैक्स देते रहे, लेकिन अचानक से हरमुज वाले के अंदर में इस्लामिक क्रांति बोल पड़ी। तब इन्होंने कहा कि अब ये बात जमेगा नहीं, और इसने क्या किया कि 1515 ईस्वी में इसके 4 साल बाद में, मलक्का के 4 साल बाद में हरमुज को कब्जा लिया। हरमुज पर हमला किया और टाय टाय फीस बोल गए और उसको उसने कब्जा लिया। अब जब इसने कब्जा लिया हरमुज को, तब पूरे के पूरे हिंद महासागर पर बिना रोक टोक इसका एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो गया। और अंदर भी ये साथ साथ अपना पांव फैलाने लग गया था। द्वीप जीता जा ही चुका था, गोवा हो ही चुका था, साथ में जितने छोटे छोटे द्वीप थे जैसे कोच्चि, कालीकट, इन सब पे अधिकार हो ही रहा था इनका। और उसने छोटे छोटे द्वीप जैसे उसने जब मलक्का पर हमला किया तो सुकोत्रा द्वीप को जीत लिया, सुमात्रा द्वीप को जीत लिया, वहां पे सचिन दुर्ग था उसको जीत लिया। श्रीलंका उन दिनों सिलोन हुआ करता था, तो श्रीलंका के कोलंबो पर भी इसने नया किला स्थापित कर दिया। मतलब अब अल्बुकर्क का जो जलवा था ये चारों तरफ लगभग फैल चुका था। इसने एक बड़ा अच्छा काम किया, ये अपने जिन जीते हुए इलाके थे ना, उन इलाकों में सती प्रथा को बंद करवा देता था कि भाई मेरे इलाके में सती प्रथा तो नहीं होगा, मैं ये अमानवीय व्यवहार नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। हालांकि ये अलग बात है कि यही पुर्तगाली, यही स्पेन वाले, यही जर्मन वाले, फ्रांस वाले बाद में गुलामों का व्यापार करते थे, अफ्रीका के लोगों को उठा उठा के जाकर बेचते थे पैसे में। तो इसने क्या किया कि सती प्रथा अपने इलाके में बंद करवा दिया। हालांकि आप कह सकते हैं इसके लिए कि ये राजा राम मोहन राय का पुरोगामी है, क्योंकि राजा राम मोहन राय ने पूरे भारत में बंद करवाने के लिए कोशिशें की, लेकिन इसने अपने इलाके में बंद करवाने की हर संभव कोशिश की और बंद करवाने पे कुछ हद तक ये कामयाब भी हुआ। तो इस तरह से ये बहुत तेज गति से पूरे भारत में प्रसार करने लग गया और ये मुसलमानों से नफरत करता था अल्बुकर्क। एक वजह यह भी थी कि इसने सती प्रथा को कंट्रोल करवाया था। दूसरा, इसने पश्चिमी तट कोचीन पर अपना मुख्यालय स्थापित किया, मलय प्रायद्वीप से अरब व्यापारियों को नष्ट कर दिया, क्योंकि अरबियों को तो देखना नहीं चाहता था। अरबियों को जहां जहां जो देखा आपने, हॉर्मुज को बंद कर दिया, देखा इसने यहां से लोगों को भगा दिया। और जब इसने हॉर्मुज को बंद किया था उसी समय फारस की खाड़ी और लाल सागर पर आक्रमण करके व्यापार को इसने कंट्रोल कर लिया था। तो इस तरह से अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में आया, जो 1515 ईस्वी में चला गया। अब भारत में लगभग अच्छे जगहों तक, मतलब कई बढ़िया सुटेबल जगहों तक इनका व्यापार फैल चुका था। अब जब ये चला गया 1515 ईस्वी में, तो हुआ कि अब किसको भेजा जाए। तो थोड़े थोड़े दिनों के लिए किसी किसी गवर्नरों को भेजा गया। कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, उन गवर्नरों ने आया, शासन किया, चला गया। वो ना किसी एग्जाम में आज तक पूछे गए हैं और ना किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए आपका जानना रत्ती भर जरूरी नहीं है, आप कहीं एक्स्ट्रा लोड लेंगे। जिनको जानना है उनको मैंने बाकायदा इस पर डिस्कस कर रखा है। अब आगे जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल बनकर के आया उसका नाम था वायसराय नीनो दा कुन्हा। लेकिन इसके बीच में एक और गवर्नर बनकर के आया था, उसका नाम था 1524 ईस्वी में, मैंने आपको बताया भी था। उसका नाम था कौन? वास्को डी गामा साहब। वास्को डी गामा भारत आए, लेकिन बहुत दिन तक वो टिक नहीं पाए, उनको हो गया बीमारी और मलेरिया काटने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। अभी भी गोवा में उनका जहां कब्र है, जहां पे उनको दफनाया गया है, वास्को डी गामा साहब। वास्को डी गामा एक जगह है, वहां पे कभी आप घूमने जाएं तो गोवा जरूर जाइए, वास्को डी गामा जरूर जाइए घूमने। बहुत खूबसूरत जगह है। जैसे शिमला में डलहौजी हाउस है, वैसे ही गोवा में वास्को डी गामा है। वास्को डी गामा स्पेस प्लेस का नाम है, आप जरूर जाइए वहां पे। ये बड़ा घाघ आदमी था नीनो दा कुन्हा। इसने क्या किया कि इसने गुजरात के उस समय शासक था बहादुर शाह। बहादुर शाह बड़ा बलिष्ठ व्यक्ति था, ऐसा इतिहास में लिखा गया है। ऐसा इतिहासकार कहते भी हैं कि वो जब खाना खाता था तो एक साथ में कम से कम 4 दर्जन 5 दर्जन रोटियां वो नाश्ते में लेता था। वो बहुत विशालकाय 8 फीट का व्यक्ति था और बदबूदार उसके बदन से निकलता रहता था। उस व्यक्ति को इसने क्या किया, बड़ी हिम्मत से
जहाज पर बुलाया मिलने के लिए, पानी के जहाज पर। और जब वो पानी के जहाज पर आया तब उसको इसने उसी जहाज पर कत्ल कर दिया, नीनो डी कुन्हा ने। आप सोचिए कितना बलशाली व्यक्ति था, कितना मतलब कितना कैरेजियस व्यक्ति रहा होगा ये, कि किसी दूसरे देश में जाकर के उस समय के सबसे बड़े बादशाह हुमायूं का वो राइट हैंड हुआ करता था और उसको उसने मार दिया। और इतना ही नहीं, इसने हुमायूं को कन्वेंस करके 1534 ईस्वी में बेसिंग ले लिया और 1535 ईस्वी में दीव पर पूर्णतः अधिकार कर लिया। ये कमबख्त बहुत टेक्निकल दिमाग का आदमी था, इसने ऐसा कर लिया। बहरहाल 1530 ईस्वी में उसने अपना कार्यालय कोच्चि से गोवा स्थानांतरित कर दिया। मतलब अब जो राजधानी होगी, अब जो ये इनका पुर्तगालियों का व्यापार होगा वो कोच्चि में ना होकर के गोवा में होगा, और गोवा में कर दिया और गोवा को पुर्तगाल राज्य की औपचारिक राजधानी बना दिया। उसने 1534 ईस्वी में बसीन और 1535 ईस्वी में दीव पर अधिकार कर लिया। एक गलती कर गया ये जाने से पहले अपने लौंडों को ठीक से समझा नहीं पाया, मतलब अपने आने वाली पीढ़ियों को। वो पीढ़ी मराठों के एक बादशाह होंगे थोड़े दिन बाद में, अब देखेंगे, उससे भिड़ जाएगा और मतलब थोड़े साल बाद में। और मराठों ने इनकी ऐसी हसर की है कि ये बेसिन उसे छीन लेता है, बसीन उसे छीन लेता है और सालसेट छीन लेता है, जो कि बसीन और सालसेट बहुत काम का चीज़ था पुर्तगालियों के पास में, और इसको मराठों ने मार के छीन लिया था। बहरहाल तो ये 1538 ईस्वी में ये वापस चला गया। ये बहुत दिन तक नहीं रहा, ये 1529 में आया था और 1538 तक ये गवर्नर रहा। इसके बाद में ये चला गया। इसके बाद में छोटे छोटे दो गवर्नर आए अलग अलग टाइम पे, जो आपको बस नाम जानना चाहिए। नीनो डी कुन्हा के बाद में जोआ डी कास्त्रो आया, जो अगला पुर्तगाली गवर्नर बनकर के आया। इसने कुछ खास किया नहीं, व्यापार चलता रहा। उसके बाद में गार्सिया दा नरोन्हा आया, इसने भी बहुत कुछ खास किया नहीं। हाँ, इसने ये जरूर किया कि उसने दीव, दमन के बगल में दीव है और दीव के बगल में दमन, मतलब वही है, तो दमन पर, सालसेट वही मुंबई जिस पर स्थित है, चौल की लड़ाई वही लड़ाई है जहां पे इसने बहादुर शाह के साथ लड़ा था, गुजरात के पास में वही जगह है चौल, जहां बहादुर शाह को उसने मार दिया था। तो उस जगह पे अधिकार नहीं हो पाया था, तो गार्सिया दा नरोन्हा ने उस पर अधिकार कर दिया। चौल, बंबई, सेंट थॉमस, मद्रास, हुगली, सिलोन का मतलब श्रीलंका पे पूर्णतः अधिकार कर लिया। और 1559 ईस्वी में इसने दमन भी कब्जा लिया। मैंने पहले ही लिख दिया है दमन। उसके बाद में तब तक, जब तक ये नरोन्हा था, इस पुर्तगालियों की स्थिति भारत में ये थी कि इनके पास 50 दुर्ग हो चुके थे अलग अलग शहरों में, और 100 से अधिक इनके पास में जहाजी बेड़ा था। 100 जहाजी बेड़ा होने का मतलब आप समझ रहे कितनी बड़ी बात है इनके पास में। तो इस तरह से इनका हो चला था। उधर पुर्तगाल में और स्पेन में लड़ाई शुरू हो गई। बस क्या किया कि स्पेन ने पुर्तगाल के ऊपर हमला कर दिया, और जैसे ही उसने हमला किया, स्पेन को उसने अपने ऊपर कब्जा के अपने में मिला लिया। जैसे अभी यूक्रेन पे हमला किया ना रसिया, उसका मुख्य उद्देश्य है यूक्रेन को मिला लेना, और उसने छोटे छोटे को तो मिला ही रखा है उधर से, क्रीमिया को और उनको मिला ही लिया है। तो वैसे ही 1580 ईस्वी में इसको मिलाने के लिए उसने हमला कर दिया और मिला ही लिया। फिर तब तक भारत में डचों ने अपना पांव फैलाना शुरू कर दिया था। डचों ने सबसे पहला काम किया कि मलक्का छीना इनसे 1658 ईस्वी में, और श्रीलंका छीन लिया 1663 ईस्वी में। कुछ दिन बाद मालाबार भी छीन लिया। अंग्रेज भी तब तक भारत में आ गए थे। अंग्रेज तो चूंकि 1600 में ही आ जाएंगे, तो अंग्रेजों ने इनसे सबसे पहले सूरत छीना 1612 ईस्वी में। और इनके पास अब उतना था ही नहीं, चूंकि अब इनकी सैनिक ही खत्म हो गई थी ना। पुर्तगाल जब स्पेन में विजय हो जाएगा तो इनके पास बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। सैनिक ही इनका इंडिपेंडेंट नहीं रहा, चूंकि सारा मामला सरकारी चल रहा था। तो सरकार ही जब दूसरे राज्य में मर्ज हो गई है तो वो क्या करते हो? तो स्पेन में मर्ज होने के बाद इनके सैनिक सहायता मिली नहीं। अब एक एक करके यहाँ जो इंडिया में जो लोग थे इनको पीटना शुरू कर दिया, और इंडिया में जो व्यापारी थे उनके पड़ोसी ही थे सारे के सारे। डच हालैंड वाले थे, अंग्रेज तो थे ही। तो अंग्रेज 1612 ईस्वी में सूरत को छीन लिया, फिर कुछ दिन बाद में हॉर्मुज भी छीन लिया, क्योंकि अंग्रेज बहुत साध करके चल रहे थे। अंततः ये सारा का सारा अंग्रेज के पास में ही आना है। लेकिन बहरहाल अभी डचों ने उनसे मलक्का छीन लिया है। मलक्का वही जो मैंने बताया नीचे वाला इलाका है, मलेशिया के पास में, मलेशिया के नीचे वाला जो इलाका है वो इंडोनेशिया के ऊपर वाला। तो मलक्का छीन लिया, श्रीलंका भी हड़प लिया और मालाबार भी हड़प लिया। और इसी बीच में मुगल बादशाह तेजी से बढ़े, निकले, घटे, बढ़े। उसमें मुगलों से इनका संघर्ष होने लग गया। हम मुगलों का विशेष डिटेल में जो संघर्ष है वो जब हम मुगल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। यहाँ बस मैं आपको संकेत करते हुए निकल रहा हूँ, आप संकेत समझते हुए निकल जाइएगा। मुगल जब हम पढ़ेंगे तो इस पर खूब डिटेल में चर्चा करेंगे कि शाहजहां का दूत कासिम का था। उसको एक बार क्या हुआ कि पुर्तगालियों ने आंख दिखा दी। बस कासिम खां शाहजहां को चढ़ा दिया और शाहजहां ने हमला कर दिया, और हमला करने के बाद में उसने हुगली छीन ली। अच्छा, शाहजहां ने तो हुगली छीनी ही छीनी, शाहजहां का बेटा निकला औरंगजेब, उसने भी इनसे छीन लिया। वो अभी हम आगे बताएंगे क्या छीन लिया उसने। उसी तरह
मराठों का जहाज निकला था और मराठे का वो जहाज जो कटक से अटक तक पहुंचने वाली थी, जिनका भारत में कोई झंडा नहीं पकड़ पाता था, खुद बादशाह अकबर नहीं पकड़ पाए थे, उसका झंडा ये पकड़ लिया। मतलब उसका जहाज एक बार मराठों का जहाज इन्होंने घेर लिया। तो जैसे ही उन्होंने घेरा, इनकी दिमाग सठिया गई और इन्होंने हमला कर दिया और इन्होंने सालसेट और बेसिन दोनों छीन लिए। जब दोनों छीन लिया तब इनकी ऐसे की तैसी हो गई। मतलब ये लगभग लगभग बिखर गए। और इतना ही बीच में पुर्तगाल के राजा हुआ यूं कि यहाँ की एक राजकुमारी का विवाह इंग्लैंड के राजा के साथ में हुआ लंदन में। तो जब यहाँ की राजकुमारी का ब्याह यहाँ के लंदन के राजा से हुआ तो इन्होंने दहेज में भारत में मुंबई जो था, ये मुंबई इस राजा को दहेज में दे दिए। अब ये राजा क्या किया, उस दहेज वाले मुंबई को कुछ $10 के महीने पे इन्होंने यहाँ की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको उन्होंने दे दिया कि आप ले लीजिए और बदले में हमें इसका किराया दीजिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी को। यानी वो $10 में उसको गिफ्ट कर दिया, इनाम दे दिया उनको, मतलब दे दिया ऐसे किराए के तौर पे। तो आप सोचिए, पुर्तगालियों ने भारत का मुंबई दहेज में दिया किसको? यूनाइटेड किंगडम वाले राजा को। तो इस तरह से अब ये चूंकि विलीन भी हो चुके थे, अब इनके पास था भी कुछ नहीं, ये स्पेन में खत्म हो मर्ज हो चुके थे। तो इस तरह से इनका आधिपत्य धीरे धीरे भारत में लगभग लगभग खत्म होने लग गया और खत्म हो भी गया। और अंततः इनकी ये जो स्थितियां थी, एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, पुर्तगाल भारत में सबसे पहले आक्रमण किया, ठीक है, और भारत में सबसे अंत में गए। गोवा इनके अंत में, गोवा, दमन और दीव इनके अंत में, अंत तक रहा। भारत आजाद होने के बाद भी इनके पास में रहा। तो भारत की सरकार ने इनको कूट करके बाद में लिया कि दो नहीं तो मैं तो कूटूंगा तुम्हें, बाद में इन्होंने दिया। तो ये देख लीजिए, इनके मुख्य रूप से जो कोठियां हैं वो गोवा में, सालसट में है, वसीन में है, दमन में है, बड़ौदा में है, दीव में है। ये विशेषता पश्चिम की तरफ ज़्यादा फैले। बाद में ये कलकत्ता और इधर भी आ गए थे, चिंसूरा की तरफ भी आया था इन्होंने, उधर भी अपनी पांव फैलाया था इन्होंने थोड़े थोड़े, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं, इसलिए मैंने उससे चर्चा नहीं किया। जब हम अंग्रेज शुरू करेंगे ना तो उसमें यहाँ फिर ये सब मिल ही जाएंगे, तो इसलिए ये सब पे हम बात करते हुए निकल जाएंगे। अभी इनको हम सरसरी निगाह से देखते हुए निकल रहे हैं। तो एक तरह से ये पुर्तगाल जो है वो समिट गया, इधर लगभग लगभग सिमटने पे स्थिति पे आ गए हैं और ये सिमट गए हैं यहाँ पे आके। अब इसके बाद एक और गवर्नर है जो बीच में, जो बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन आप याद रखिएगा, अल्फांसो डिसूजा नाम का गवर्नर बनकर के आया था। इसी के समय में भारत में जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आए थे। मतलब ये वही सेंट जेवियर हैं जिनके नाम पर भारत में भी दर्जनों सैकड़ों स्कूलें चलती हैं, 0 to 12 या कॉलेज हैं, सेंट जेवियर कॉलेज हैं, बड़े मशहूर कॉलेज है मुंबई में, दिल्ली में। तो ये कॉलेज उन्हीं के नाम पर, ये वही सेंट जेवियर है, अल्फांसो डिसूजा। अब हम देखते हैं कि इनके अंदर एक पद्धति शुरू हुई थी, कार्टेज आर्मेडा पद्धति। मतलब ये एक वो पद्धति, मैंने बताया था बीच में कि इन्होंने काफिला शुरू किया था। वो ये था कि अगर आप पानी में, मतलब समुद्र में कोई व्यापार करते तो आपको इनसे, पुर्तगालियों से एक टोकन लेना होता था, एक स्लिप लेना होता था, एक रसीद, एक पर्चा लेना होता था, एक लाइसेंस टाइप का लेना होता था, चाहे कोई भी हो। इनफैक्ट मुगल बादशाह अकबर भी लेता था इनसे। बेशक अकबर पैसा नहीं देता था, अकबर से पैसा नहीं लगता था, लेकिन वो लेता जरूर था और ये देते जरूर थे। क्योंकि अगर वो नहीं लेंगे, इसके दो कारण थे। एक तो वो नहीं लेंगे तो यही पुर्तगाली हमला करके उसको लूट लेते थे, समुद्र में उसको हमला करते थे, जहाज को लूट लेते थे। दूसरा, अकबर लेता था, इससे ये साबित होता था कि भाई देखो, मुगल बादशाह जब हमसे वो ले रहे हैं, लाइसेंस ले रहे हैं, तो सामान्य व्यक्ति को तो लेना ही पड़ेगा। मतलब कोई जनरल व्यक्ति जो रोजगार करना चाहता है, पानी के थ्रू व्यापार करने जा रहा है, उसको रसीद लेना पड़ता था। और रसीद कैसे लेना पड़ता था? ये फ्रांसीसियों से उसके बदले में कीमत चुकाना पड़ता था। यानी उसी को हम कार्टेज या परमिट कहते थे, जो कि अरब सागर में उसके बिना प्रवेश वर्जित था। अगर आप आते तो लूट लिए जाते, इसकी गारंटी आपकी होती। और ध्यान रहे, जिसके पास कार्टेज है वो दो चीज नहीं ले करके जाएगा जहाज में। कौन? एक तो काली मिर्च नहीं बेचेंगे, दूसरा गोला बारूद। क्योंकि ये काली मिर्च का व्यापार तो खुद करते थे और गोला बारूद का मतलब है कि सैनिक दूसरे का मजबूत हो रहा है, इसलिए वो नहीं लाने देते थे। इन दोनों पे रोक रखता था। और व्यापारी के जहाजों को समुद्री यात्रा के समय संरक्षण मिलता था। यानी कि एक चुंगी अभी है ना, आप किसी भी म्युनिसिपलिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में आप घुसेंगे 4 व्हीलर लेकर के, तो आपसे कुछ ना कुछ पैसा लेता है। सेम सिस्टम था, लेकिन वो पानी में ले रखा था। अब देखिए इनका देश कहाँ पे है, ये पुर्तगाल कहाँ पे है, ये ले कहाँ रहे हैं? अरब सागर में, जबकि यहाँ लेना था भारतीयों को, लेकिन ये नहीं लेते थे, भारतीय नहीं लेते थे। लेते कौन थे? ये पुर्तगाली लेते थे। इसी क्रम में 1632 में मैंने आपको बताया कि शाहजहां ने हुगली को छीन लिया था, औरंगजेब ने चटगांव को छीन लिया था। चटगांव बड़ा कीमती बंदरगाह था और इन्होंने नाटक करना शुरू किया, बस औरंगजेब ने जाकर कूट के भगा दिया और चटगांव ले लिया। हालांकि बाद में चटगांव दे दिया था, लेकिन खूब पैसे वसूल किए थे। अब हम देखते हैं कि पतन का कारण क्या था, क्यों ये लोग भारत में बर्बाद हो गए। एक तो भारतीय जनता के प्रति इनकी धार्मिक असहिष्णुता की नीति थी। ये इनको लगता था कि इनका ही धर्म सबसे बेस्ट है, दुनिया का धर्म है। तो इसी क्रम में ये भारत को
समझते नहीं थे। तो भारत की भावना, भारत में तो धार्मिक रूप से कितने आंदोलन हुए, 1857 की क्रांति धार्मिक रूप से ही हुई थी, और पता नहीं कितने दर्जनों आंदोलन भारत में हुए हैं। तो ये इनको झेल पाते क्या? इनको ही भगा दिए, अंग्रेजों को ही भगा दिए तो इनको ही भगा दिए। दूसरा, ये व्यापार को गुप्त रूप से करना चाहते थे, और डकैती और लूटमार में इनकी अपनी बहुत इनकी भरोसा होता था कि डकैती और लूटमार, समुद्र में कोई भी जहाज अगर इनकी इजाजत के बजाय उनको लूट लेते थे, डकैती कर लेते थे, तो उसको इन्होंने अपना हिस्सा बना लिया था, जिससे लोग परेशान हो गए। और इन्हीं दिनों नए उपनिवेश ब्राजील की खोज कर लिया था इन्होंने, तो ब्राजील की तरफ फोकस करने लगे, जो पास में था, जहाँ सैनिक की जरूरत ज़्यादा नहीं होती थी, और वहाँ सिर्फ खेती बाड़ी करना था और वहाँ गुलामों को बेचना था, तो इसलिए उधर अपना ध्यान देने लगे। और स्पेन का तो अधिकार हो ही गया था, स्पेन ने मिला लिया था, मैंने आपको पहले ही बता दिया। धार्मिक कारण वही, धर्म का प्रभाव यहाँ फैलाना चाहते थे, धर्म का प्रभाव फैलाते फैलाते लोग उधर सक्रिय होने लगे। और चूंकि उसी काल में, जिस काल में आए थे दक्षिण भारत में, उसी समय में भक्ति आंदोलन होता है। अगर आपने हिंदी साहित्य पढ़ा होगा या सुना होगा तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है, और वो भक्ति आंदोलन दक्षिण से फैलते हुए उत्तर भारत की तरफ आता है, जिसमें बड़े बड़े लोग जैसे कबीर, तुलसी, सूर, जायसी जैसे बड़े बड़े कवि और संत लोग, रामानुजाचार्य जैसे लोग, उसमें पदार्पण होता है उनका। तो ये भक्ति आंदोलन उस समय हुआ, जिसके कारण ये दब के रह गया और ये सिमट के रह गया, और सिमटने के बाद में इनका अपना पलड़ा सुपड़ा साफ हो गया। और भी कारण थे, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि व्यापार करने जाएंगे और धन कमा करके जाएंगे तो अड़ोस पड़ोस वाले तो देख करके जलेंगे ही जलेंगे, तो वो भी पीछे पीछे आ गए थे। और वो पीछे आए थे तो उसी में डच, फ्रांसीसी, अंग्रेजी सारा आए थे, और सब एक से एक मजबूत होकर के आते थे। सब आए, धीरे धीरे आते गए, धीरे धीरे लौटते गए। जो अंत तक टीका रह गया वो एक तो यही थे जो छोटे से इलाके में टिके, और पूरे भारत पर जिसने टिका, पूरा अपना प्रभुत्व स्थापित किया, वो अंग्रेज थे। तो वो आकर के भारत में अपना राज करने लगे। और चूंकि इनका विलय हो गया था स्पेन के अंदर में, और स्पेन कुछ दूसरे ही मूड में था, तो जब इनकी स्वतंत्रता ही खत्म हो गई तो अपने सैनिकों को क्या विकास करते, और क्या इनके पास में टेक्नोलॉजी आती, और क्या ये शोध कर पाते। तो इनका ये शोध टेक्नोलॉजी सारा हेनरी के बाद वाली स्थिति बंद हो गई, और जब बंद हो गई तो इनके पास में वो तमाम चीज़ें नहीं रही जो व्यापार के लिए जरूरी हुआ करता था। इसलिए इनके पास में तकनीकें कम पड़ गई, पर्याप्त व्यापारिक तकनीक हो गई, और ये वापिस लौट करके चले गए। और आखिरी और अंतिम चीज कि पुर्तगीज वायसराय पर पुर्तगाली राजा का बड़ा नियंत्रण होता था, बहुत अधिक नियंत्रण होता था। आप देखेंगे ये नियंत्रण भारत के साथ में और जो व्यापारी आए हैं, जैसे डच आएंगे, फ्रांसीसी आएंगे, डेन आएंगे, अंग्रेज आएंगे, उनके ऊपर उतना नहीं होगा। वो एक कंपनी के तौर पे आएंगे, और कंपनी के, हालांकि इन सबकी कंपनी, फ्रांस को छोड़ करके बाकी सबकी कंपनियां जो हैं वो छोटी छोटी है, उनके में कोई दम नहीं है, लेकिन इनकी जो कंपनी है ये शुरू में बड़ा दम है। फ्रांसीसी सरकारी कंपनी है, बाकी सारे प्राइवेट कंपनी बन करके आएंगे। इसके बावजूद भी इसके ऊपर सरकारों का बड़ा नियंत्रण होता था, जिसके कारण वो हिचकिचाने लगे कि नहीं यार क्या व्यापार करेंगे, छोड़ो। अब हम देखते हैं कि भारत में इनके क्या योगदान है। भारत में इन्होंने हमें तंबाकू सिखा दिया, खेती करना सिखा दिया, उपयोग करना भी सिखा दिया, गन्ना का खेती करना सिखा दिया, आलू, लाल मिर्च और पपीता, ये पांचों के पांचों जो हैं हमें वहीं से मिले हैं, उन्होंने ही हमारे यहाँ आकर के किया। दूसरा, गोथिक शैली की पेंटिंग होती है, नक्काशी होता है वास्तुकारिता में, गोथिक शैली जिसको हम बोलते हैं, ये वहीं से आया है। गोथिक शैली पुर्तगालियों ने ही दिया है। और सबसे बड़ा योगदान जो भारत में हुआ वो ये कि भारत में इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस शुरू कर दी। प्रिंटिंग प्रेस एक तरह की क्रांति थी भारत में। ये न सिर्फ भारत में अपितु पूरी दुनिया के लिए प्रिंटिंग प्रेस एक बड़ी क्रांति थी। अगर प्रिंटिंग प्रेस ना हुई होती तो बहुत सारे ग्रंथ इंडिया से वहां ना गए होते। ये लोग आते थे व्यापार करने तो भारत से ग्रंथ भर भर करके ले जाते थे, और जब वहां लेकर के जाते थे तब उसका अध्ययन करते थे, क्योंकि दुनिया में सबसे प्राचीन दर्शन भारत के दर्शन है, तो ये दर्शन ले जाकर के पढ़ते थे। और चूंकि उन्हीं दिनों वहां पे रोम में नौ जागरण हुआ था, तो इसका प्रभाव खूब पड़ता था। भारत से वो दर्शन लेकर के जाके पढ़ते थे, और वो दर्शन के हिसाब से अलग अलग वहां दार्शनिक पैदा हुए। इसलिए आप देखेंगे कि भारत में जो शंकराचार्य हैं उनका तो खुद का ही फोटोकॉपी है, उनका दर्शन बुद्ध का, प्रचंड बौद्ध उनको कहा भी जाता है, नागार्जुन का उन्होंने कॉपी किया है, ऐसा आरोप लगता है उनके ऊपर। लेकिन इनके दर्शन की भी कॉपी पश्चिमी दुनिया में आपको मिलेगा। ये कैसे गया, ऐसा एक आरोप है कि ये इन्हीं शैलियों की वजह से और इन्हीं व्यापारियों की वजह से वो सारे ग्रंथ पीछे चले गए। चूंकि प्रिंटिंग प्रेस हो गया था तो ये प्रिंट करते थे और किताबों ले जा करके वहां बांटते थे। इसलिए आप देखेंगे कि जब आज़ादी के आसपास के समय में भारत में पहली बार जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं, जब नोबेल की स्थापना दुनिया में होती है और भारत में जब पहली बार इस तरह की सुगबुगाहट होती है, तो एशिया का पहला नोबेल, वो भी लिटरेचर का नोबेल, भारत को मिलता है। आप समझिए कि कितनी बड़ी बात है ये। और टैगोर साहब, जिनको हम गुरुदेव के नाम से जानते हैं, अरविंद नाथ टैगोर साहब, उनको मिलता है ये। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने प्रभावित थे भारतीय दर्शनों से। और अंतिम बात कि मुंबई दहेज में था, और दहेज में उन्होंने अंग्रेजों को दे दिया, और अंग्रेज भारत में लेकर के आए, और भारत में उन्होंने अपना स्थापना कर लिया, बैठा लिया, मतलब वहाँ पे एक केंद्र बैठा लिया। और यहीं बम्बई एक केंद्र बनकर रह गया, जो बम्बई बाद में सालाबाई की संधि वगैरह करेगी,
और इस तरह से हमने पुर्तगालियों को योगदान को देख लिया और ये पुर्तगाली इस तरह से सबमिट करके चले जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा, और हम बहुत जल्द एक टीम लेकर के आ रहे हैं आप सबके लिए, एक टीम के रूप में आप हमें यहाँ देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।